हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आपको क्या करनी है, बुक पहले ज़रूर पढ़नी है क्योंकि बुक पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। चैप्टर बहुत लेंदी है। जब आप पढ़ेंगे बुक तो आपको समझ में आएगा कि एक पूरा यूनिट होता है और उस यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं। सॉरी, 2 चैप्टर हैं उसमें, और उसके पहले एक भूमिका दी गई है जो उन दोनों चैप्टर का यानी उस पूरे यूनिट का सारांश होता है। जो हमें मेन इसमें ये पहला चैप्टर पढ़ना है इस यूनिट का, वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लगभग 100 ईस्वी पूर्व से 2300 ईसा में क्या हुआ था। इस कालक्रम का केंद्र बिंदु था वो राज्य और साम्राज्य थे। इनमें रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था जो 3 महाद्वीपों में फैला था। यानी इस चैप्टर में हमें रोमन साम्राज्य के बारे में ही पढ़ना है। जो ये साम्राज्य थे, ऐसी कई दैनिक जीवन संबंधित वस्तुएं जो हम अभी यूज करते हैं वो पहली बार इन्हीं साम्राज्य में यूज की गई थी या विकसित की गई थी। ये जो कालक्रम था इसमें प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई, जैसे बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं का उदय हुआ, पुस्तकें लिखी गईं और विचार फैलने लगे। अब देखेंगे जो रोम साम्राज्य हुआ उसका विकास कैसे प्रारंभ होता है। जैसे सिकंदर साम्राज्य, जिसको यूनानी काल कहते थे, सिकंदर साम्राज्य का जितना भी काल था उसे यूनानी काल कहते थे। जब इसका विघटन हुआ तो इसके फलस्वरूप रोम, जो उस समय गणतंत्र था, के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे सुसंगठित सैन्य बल 2री शताब्दी ईस्वी में इन्होंने क्या करा कि उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। इससे क्या हुआ, सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। अब हम देखेंगे ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक अधिक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक का विशाल क्षेत्र 2 सशक्त साम्राज्यों रोम और ईरान का शासन था इन पर। जो रोम और ईरान थे ये आपस में प्रतिद्वंदी थे और इतिहास के अधिकांश काल में ये लड़ते रहे। इनके साम्राज्य बिल्कुल पास थे। एक सकरी पट्टी फरात नदी के किनारे ये इन्हें अलग करती थी, यानी फरात नदी ईरान और रोम के साम्राज्य को अलग करती थी। यहाँ पे हम देखेंगे रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बारे में। जो रोम साम्राज्य था वो भूमध्य सागर के आसपास उत्तर और दक्षिण में स्थित सभी प्रदेश थे। उत्तर में सीमा निर्धारण राइन और डेन्यूब नदी था तथा दक्षिण में सहारा मरुस्थल। जो रोम साम्राज्य था वो भूमध्य सागर के चारों तरफ के निकटवर्ती इलाकों पर इसका विस्तार था, इसलिए भूमध्य सागर को रोम का हृदय कहा जाता था। फिर है ईरान। इसका विस्तार हुआ था कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से। जो ईरान का साम्राज्य जितना विस्तारित था उसको जो चाइनीज़ थे वो ताचिन कहते थे, यानी इसका अर्थ होता था बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम। चीनी लोग बोलते थे इसे। रोमन व ईरान के पूरे क्षेत्र को। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण था। स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। उस समय ईरान में क्या हो रहा था, पारथियाई व बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से विविध संस्कृतियों का सम्मिश्रण था। रोमन साम्राज्य कई प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण था, लेकिन ये सारी संस्कृति एक ही सरकार के अंडर आते थे, यानी साझी सरकार से बंधी हुई थी। अब इसके बाद रोमन साम्राज्य की भाषा। कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित थी। जो राजकीय भाषा थी वो थी लैटिन और यूनानी। लैटिन भाषा पश्चिमी भाग में प्रचलित थी, ये साधारण वर्ग की भाषा थी। यूनानी भाषा पूर्वी भाग में, ये उच्च वर्गों की भाषा थी। दोनों भाषाओं की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो लातिनी भाषा थी तथा साइरेनाइका जो यूनानी भाषा थी, इनके बीच से एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रोमन इतिहास जानने के स्रोत, यानी क्या क्या स्रोत हैं जो जिनके बारे में हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ये हैं पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री में पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून, वर्ष वृत्तांत। प्रलेख और दस्तावेज में अभिलेख और पांडुलिपियाँ मिलती हैं। पांडुलिपि जो पेपायरस के छाल या पत्ते पर लिखा जाता था। ये जो पेपायरस का पेड़ होता था वो मिस्र के नील नदी तट पर मिलते थे। इसे जो पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं पपायरोलॉजिस्ट, हिंदी में पपायरस शास्त्री। वर्ष वृत्तांत क्या था, समकालीन व्यक्ति द्वारा लिखा जाता, ये हर वर्ष लिखा जाता था। अभिलेख पत्थर की शिला पर उरेखे जाते थे जो स्थायी होते हैं। अब इसके बाद है साम्राज्य का गठन। साम्राज्य का जो गठन था वो 2 भागों में था, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। जो इन दोनों कालों को डिवाइड करती है, यानी जो डिवाइडेड टाइम है वो है 3री शताब्दी का समय, यानी 3rd सेंचुरी के पहले का जो समय था वो पूर्ववर्ती और उसके बाद का परवर्ती। साम्राज्य का आरंभिक काल। प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व प्रिंसिपेट राज्य स्थापित किया था। एक प्रमुख नागरिक था जो निरंकुश शासक नहीं था। इस समय राजतंत्र पुनः स्थापित हुआ। राजतंत्र सिंहासन पारिवारिक वंशाक्रम आधारित था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
टिबेरियस अंगस्टन का गोद लिया हुआ पुत्र था। इनकी यहाँ की जो सेना थी सम्राट और सेनेट के बाद प्रमुख संस्था थी सेना। सेना जो फारस साम्राज्य में बलात् भर्ती सेना परंतु रोम में व्यावसायिक वेतन भोगी सेना थी। इनकी जो न्यूनतम आयु होती थी वो 25 वर्ष तक इन्हें सेवा देना अनिवार्य होता था। वेतन भोगी सेना होना रोमन साम्राज्य की खास विशेषता थी। यानी जो सेना होती थी वो मंथली अपने जो उनका वेतन होता वो उन्हें वेतन दिया जाता था। रोमन साम्राज्य में सेना सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय यानी 60,000 सैनिक थे उसमें। बेहतर वेतन और सेवा भर्ती के लिए आंदोलन भी किया करते थे। साम्राज्य अभिजात वर्ग और सेना। जो अभिजात वर्ग थे ये साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी थे। यानी साम्राज्य, अभिजात वर्ग और सेना। सेना विभाजित हो तो उसे गृह युद्ध होता है। पहली 2 शताब्दियों में गृह युद्ध नहीं हुआ, शांति बनी रही। जो शांति बनी रही वो अंगस्टस का शासनकाल था। सेनेट के बारे में देखते हैं। ये एक निकाय जो रोम के गणतंत्र काल के समय सत्ता पर नियंत्रण रखता था। इनका अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। इनमें कुलीन और अभिजात वर्गों जैसे रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। बाद में इतावली मूल के जमींदार भी शामिल हुए। यूनानी और लातिनी में लिखी मिली पुस्तकें यही लिखते थे। यानी जो सेनेट के लोग थे यही उस समय पुस्तकें लिखा करते थे। सम्राटों की परख इस बात पर होती थी कि सेनेट के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा। यदि जो सम्राट होते थे वो सेनेट के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता या उन्हें शक की निगाहों से देखता तो वो क्रूर राजा माना जाता था। इनकी सदस्यता जीवन भर चलती। जन की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते थे। इसके बाद है सम्राट ट्रजान 113 से 117 ईस्वी। इन्होंने एक अभियान द्वारा फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरंतर कब्जा कर लिया। फरात नदी के रास्ते पार्थियन की राजधानी टेसिफोन होता हुआ फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार एक हैं कैसियस डियो। इनके अनुसार ट्रजान वहां भारत की ओर जाने वाली वाणिज्यिक पोत को ललायत नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। यानी जो सम्राट ट्रजान था वो भारत की विजय का स्वप्न देखता था। बलात् भर्ती एक वर्ड आया था। इसका अर्थ होता है कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क को अनिवार्य सैनिक सेवा करनी पड़ती थी, उन्हें बलात् भर्ती कहते थे। गृह युद्ध अपने ही देश में सत्ता के लिए सशस्त्र संघर्ष, इसे कहते थे गृह युद्ध। इस काल में रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन का काफ़ी विस्तार हुआ। इसमें अनेक आश्रित राज्यों जैसे निकटवर्ती पूर्व राज्यों और फरात नदी के पश्चिम स्थित राज्यों को मिलाया। ये राज्य थे जो नए मिलाए गए, ये अत्यंत समृद्ध राज्य थे। जैसे हेराड का एक राज्य था जो प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारिस जो लगभग 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर होता था इनकी आमदनी थी। दिनारिस एक चांदी का सिक्का होता था जो लगभग 4.5 ग्राम का होता था। केवल इटली को प्रांत नहीं माना जाता था उसमें। निकटवर्ती पूर्व मतलब रोमन साम्राज्य की दृष्टि से भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व इलाका जैसे सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत ये निकटवर्ती पूर्व इलाके कहे जाते थे। जो रोमन विस्तृत साम्राज्य था उसका शासन प्रबंधन कैसा था। सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे थे। प्रांतों से कर वसूला जाता था। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए। यानी कर वसूलने में आसानी हो इसलिए कई छोटे छोटे नगर प्रांतों को बांटा और उन एक एक नगर बसाए। नगरों से सभी प्रांतों पर आसानी से दृष्टि बनाए रखते थे। इससे समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र जैसे कार्थेज, सिकंदरिया तथा अंटियोक आदि ये जो मेन इनके नगर थे ये मूल आधार थे। इससे प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाते थे और अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर यहीं रहते थे। इससे इनका एक नया संभाग वर्ग बना जो सेनेट सदस्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि इन्हें सम्राटों का समर्थन था। अब इसके बाद सम्राट गैलिनस आए जो 253 से 68 तक इनका काल है। सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया इन्होंने, नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बनाया। सेनेटरों को सेना में सेवा या इस तक पहुंचने पर पाबंदी लगा दी ताकि समाज पर इनका नियंत्रण बना रहे। शहरों का उदय, इटली के पतन और भूमध्य सागर अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए सम्राट वर्गों का उदय हुआ। इससे क्या हुआ, नए जो नगर बनाए गए थे ऐसा शहरी केंद्र जिसका अपना दंडनायक हो। यानी नगर ग्रामीण लोगों के हिसाब से नगर किसे माना जाता था, जिसका अपना दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट हो, नगर परिषद सिटी काउंसिल हो, एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र हो। ये खाने की कमी और अकाल में भी ग्रामीण की तुलना में बेहतर सुविधा होती थी। यानी जाहिर सी बात है कि नगर थे वो ग्रामीण की अपेक्षा अधिक विकसित थे और यहाँ की सुविधाएं भी ज़्यादा अच्छी थी। शहर में सार्वजनिक स्नानगृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। इन्हें उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। एक कैलेंडर से पता चला है कि वहाँ वर्ष में लगभग 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था।
अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट। आंतरिक तनाव उत्पन्न हुआ, यानी तीसरी शताब्दी से आंतरिक तनाव उत्पन्न होने लगे थे। ईरान का एक आक्रामक वंश जिसे ससानी, ये अपने आप को ससानी कहते थे, तेजी से फरात की दिशा में फैला। 3 भाषाओं में खुदे शिलालेख में एक शिलालेख है जो 3 भाषाओं में खुदा है। इसमें एक ईरानी शासक था शाहपुर प्रथम। इन्होंने ये उल्लेख करवाया या ये मानते हैं कि ये 60,000 रोमन सेना को मारने और रोम की राजधानी एंटियोक पर कब्जा का दावा करता है। अन्य जर्मन मूल जनजातियां राज्य समुदाय जैसे अलमन्नाइक, फ्रैंक और गोद की सीमाओं गोद, राइन व डैन्यूब नदी की सीमाओं पर आक्रमण किया। रोमवासियों को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। जब इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया तो रोमवासियों को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा था। जो भी आक्रमणकारी थे इनको रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे, यानी याद रखिएगा विदेशी बर्बर किसे कहते थे। इसके बाद है लिंग और संस्कृति। एकल परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार मतलब कि एक पति पत्नी और उसके बच्चे, वो अपने मम्मी पापा या भाई बहनों के साथ एक बड़े से परिवार में नहीं रहते थे। ये वहाँ की संस्कृति थी। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। कानून के अनुसार पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं थे, 2 अलग अलग वित्तीय हस्तियाँ थीं। जो पत्नी होती थी उसको पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक की भी व्यवस्था थी। तलाक के लिए इन्हें बस ये अर्जी करानी होती थी कि ये तलाक के लिए मंजूरी देते हैं बस। दहेज में मिला धन ही केवल पति का होता था। उस समय ये था कि जो लड़कियों को दहेज में उनके पिता द्वारा जो भी धन दी जाती थी, धन संपत्ति, केवल वही उनके पति का होता था। उनके जो पिता होते थे उनकी जो भी संपत्ति होती थी उन पर महिलाओं का अधिकार होता था। महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी रहती थी और पिता के मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी धन संपत्ति होती थी वो उनकी बेटियों को दी जाती थी। पुरुष जो होते थे इनकी विवाह की जो आयु थी वो 28 से 29 या 30 से 32 की थी। स्त्रियों की 16 से 18 और 22 से 23 आयु थी विवाह करने की। इससे पता चलता है कि इनकी आयु में कितनी ज़्यादा असमानताएं थी। पिता का बच्चों पर कानूनी नियंत्रण होता था, यानी जो पिता होते थे वो अपने बच्चों के साथ कुछ भी करते थे। उस समय अनचाहे बच्चों को पिता मार भी सकते थे, यानी उन्हें जान से मार देते थे और जान से मारने के लिए ठंड में छोड़ देते थे। इसके बाद है साक्षरता दर। काम चलाऊ साक्षरता थी। पोम्पेई का एक नगर है जहाँ पे काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप में विद्यमान थी। इसके स्रोत कैसे मिले? पेम्पायरस में दीवारों पर अंकित विज्ञापन और अभिरेखण से। इन पर औपचारिक दस्तावेज व्यावसायिक लिपिकों में लिखे थे, यानी इन्हें का और खा पढ़ना या लिखना नहीं आता था। सैनिक, फौजी अफसरों और संप्रदाय प्रबंधकों में साक्षरता अधिक व्यापक थी। अब इसके बाद इनकी संस्कृति देखते हैं। जो इनकी संस्कृति रोम साम्राज्य की संस्कृति थी वो विविधतापूर्ण थी। धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवता की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह भोजन, सामाजिक संगठनों, बस्तियों के अनेक रूप थे। प्रमुख भाषा समूह थी वहाँ पे, जैसे निकटवर्ती पूर्व में अरामाइक, मिस्र में काप्टिक, उत्तर अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर, और स्पेन और उत्तर पश्चिमी में कैल्टिक भाषा थी। ये भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी। इनकी संस्कृतियाँ मौखिक रही, बाद में इनकी लिपि बनाई गई। कैल्टिक भाषा प्रथम शताब्दी पश्चात बंद हो गई थी। अर्मीनियाई भाषा 5वीं शताब्दी में लिखना प्रारंभ की और 3री शताब्दी में बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। अब इसके बाद आर्थिक विस्तार देखते हैं। आर्थिक आधारभूत का जो ढांचा था वो थे बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट भट्ठे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि। यहाँ पे गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून तेल मुख्य व्यापारिक मंदे थे। जो गेहूँ और अंगूरी शराब ये आते थे स्पेन से, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और कुछ इटली से। जैतून तेल, शराब और तरल पदार्थों की ढुलाई, जो इनकी ढुलाई होती थी वो मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिसे एम्फोरा कहते थे। जो ये मटके और कंटेनर होते थे, मोटी टेस्टैकियो में 5 करोड़ से अधिक टैंकों का अवशेष मिला है, यानी इनके अवशेष मिले हैं जो बहुत सारे एक ही जगह पे रखे गए हैं, लगभग 5 करोड़। स्पेन में उत्पादित जैतून तेल, जिसको ड्रेसल 20 में रखा जाता था, ये कंटेनर होता था, स्पेन में इसे ड्रेसल 20 कहते थे। ये हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातात्विक के नाम पर रखा गया है ये नाम। अब जो इसके अवशेष हैं, ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्खननित स्थलों पर मिले हैं। विभिन्न प्रदेशों में जमींदार बाजार हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। 5वीं और 6वीं शताब्दी में अगियन, दक्षिण एशिया माइनर, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूर, शराब तथा जैतून के प्रमुख निर्यातक बने। भूमध्य सागर के पानी की शक्ति का इस्तेमाल भी किया जाता था। जल शक्ति से मीलें चलाई जाती थी। स्पेन में सोने और चांदी की खदानों से खुदाई की जाती थी। इस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी। धन का व्यापक रूप से उपयोग होता था। जो सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षेत्र थे, इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलिली, बाइजैकियम, ट्यूनीसिया, दक्षिणी गॉल, गैलिया, नॉर्वेनेसिस तथा बाइटिका, दक्षिण स्पेन।
और जो बढ़िया किस्म की अंगूरें शराब ये कैम्पेनिया से आती थी। यानी ये जो सारे क्षेत्र थे ये उर्वरक क्षेत्र थे। सिसिली और बाइजैकियम से रोम को भारी मात्रा में गेहूँ प्रदान होता था। स्ट्रेबो और पिपलिनी लेखक के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के धनी आबादी व धनी भाग थे। इतिहासकार जोसिफफ ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती करी है। स्पेन का जैतून तेल ग्वाडलक्विविर दक्षिण स्पेन से आता था। दास प्रजनन क्या था? गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए दासियों और उनके साथ मर्दों को आधिकारिक बच्चे पैदा करना होता था जो आगे चलकर दास बनते थे। फ्रैंकिनसेंस ये क्या था? सुगंधित राल होता था। इसका उपयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था, जो वोज़वेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। जो वोज़वेलिया का पेड़ इसके तनों में छेद करके रस बहने देते थे। रस सूखने पर राल प्राप्त होता। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। इसके बाद है दास प्रथा और श्रमिक नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है दास प्रथा। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा तो पूरे चैप्टर को अच्छे से, लेकिन कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भूमध्य सागर प्लस निकटवर्ती पूर्व में दासता की जड़ें गहरी थी। इसके उदाहरण जैसे इटली में आबादी थी 75 लाख, जिसमें दास थे 30 लाख, यानी 75 लाख जो थी वो पूरी आबादी थी, उसमें से 30 लाख तो उनके दास ही थे। दासों के साथ व्यवहार कैसा होता था? उच्च वर्ग के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता था और मध्यम वर्ग के द्वारा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता था। श्रमिक नियंत्रण के लिए 3 विचारकों के उदाहरण प्राप्त हैं, जिसमें पहले हैं टेसिटस। टेसिटस का वर्णन है ल्यूसियस स्कैगडस की हत्या, यानी एक राजा था ल्यूसियस स्कैगडस, इसकी हत्या हुई एक दास द्वारा। लेकिन वहाँ की रिवाज ये प्रचलित थी कि एक छत के नीचे रहने वाले सभी दास को दंड किया जाएगा, यानी सभी को फांसी दिया जाएगा। इसके लिए रोम की जनता इनका विरोध किया था। फांसी रुकी नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। दूसरे थे तल्लुमेला। इनका वर्णन पहली व दूसरी शताब्दी में पेक्लो रोमाना, जो शांति का काल थी, इसको कहते हैं पेक्लो रोमाना। इसमें इसके बाद दासों की आपूर्ति में कमी आई। युद्ध समाप्त हुए तो दासों की आपूर्ति में कमी आ गई। अब इसकी पूर्ति के लिए इन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला दास प्रजनन, मैंने अभी आपको बताया दास प्रजनन क्या होता है। दास प्रजनन होता है वो महंगा पड़ता था, क्योंकि जो ये लोग दासों को रखते थे, फिर उनको पूरे साल उनकी सारी जिम्मेदारी, उनका खान पान सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती थी। दूसरे थे वेतनभोगी मजदूर, जो सस्ते पड़ते थे, क्योंकि इन्हें केवल जब तक काम कराओ तब तक इनका खर्चा उठाना पड़ता था, और जब काम नहीं होते थे ये चले जाते थे, फिर इनका खर्चा नहीं उठाना पड़ता था। जो वेतनभोगी मजदूर थे ये राज्य कार्य इनसे कराया जाने लगा, फसल की कटाई कराई जाने लगी। इससे क्या हुआ? श्रम प्रबंधन की आवश्यकता पड़ गई, जिससे 10-10 का समूह बनाया गया। अब इस तीसरे थे प्लिनी का वर्णन। इनकी एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री, ये बुक का नाम याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री। इनके अंदर मतलब इन्होंने जो वर्णन दिया उसमें सिकंदरिया के अंदर फ्रैंकिसेंस कारखाना, मैंने फ्रैंकिसेंस का मतलब बताया आपको, जो रॉल थी, ये इनकी जो एक कारखाना था, इनमें जो दास थे उनकी पोशाक निश्चित की गई थी, सिर पर जाली पहनना पड़ता था, ये अनिवार्य था। इससे क्या हुआ? मजदूरों का शोषण शुरू हो गया, मजदूरों का पलायन होने लगा। अब इनके पलायन को रोकने के लिए इन्होंने तरकीबें अपनाई। वो थी दासों को दागना, यानी लोहे से या किसी धातु को गर्म करके इनको दागा जाता था, जिससे ये भाग ना पाए, और भागे तो इनकी पहचान हो जाए। दूसरा था ऋण संविदा। इसमें क्या होता था? जमींदार मजदूरों के परिवार को अधिक धन देकर ऋणी बना लेते थे। इसमें श्रमिकों ने विद्रोह किया, लेकिन इन्हें सत्ता द्वारा दबा दिया गया। यहाँ पे एक ग्लेडिएटर का खेल प्रचलित था। जहाँ पे ग्लेडिएटर का खेल होता था उसे कहते थे कोलोसियम। ये खेल मनोरंजन के लिए 2 आदमी या एक हिंसक पशु के साथ एक आदमी को लड़ाया जाता था। ये भी एक कारण बना था जिससे श्रमिकों ने विद्रोह किया था। इसके बाद है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग जो सेनेटर और नाइट का जो दोनों को मिलाकर अभिजात वर्ग बने थे। ओलंपियो रोलस द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने इनके वर्णन में अभिजात वर्ग का जीवन वैभवशाली बताया है। इनके घरों में घुड़दौड़ का मैदान होता था। ये घुड़दौड़ के मैदान को हिप्पोड्रोम कहते थे। विभिन्न प्रकार के स्नानागार भी पाए जाते थे। इसके बाद है सामाजिक श्रेणियाँ। कई प्रकार की श्रेणियाँ थी, जिसमें पहला है सेनेटर। ये सीनेट का सदस्य होता था, उच्च वर्ग के होते थे। सेना का सदस्य होना अनिवार्य था, इन्हें अश्वारोही भी कहा जाता था। दूसरे हैं नाइट। ये उच्च वर्ग का सदस्य हो सकता था, सेना का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था, ये अन्य जमींदार भी हो सकते थे। इन्हें भी अश्वारोही कहा जाता था। जितने भी लोग अश्वारोही के लोग थे उनको एक वर्ड में इक्वाइटिस कहा जाता था, इक्वाइटिस कहते थे। फिर थे कमीनकारू। ये दास होते थे जिनको प्लेविस सोर्डिड कहते थे। फिर है ह्यूमिलियोरिस। ये प्रवासी कामगार वेतनभोगी मजदूर होते थे। इसके बाद है नौकरशाही। इनमें 2 वर्ग थे, एक कर्मचारी वर्ग, सेना वर्ग। कर्मचारी वर्ग असैनिक कार्य करने वाले, सेना वर्ग सैनिक कार्य करने वाले। जो इन दोनों वर्गों का अधिकारी होता था उसे नौकरशाह कहा जाता था। ये बहुत धनवान होते थे,
जो उस काल में सर्वाधिक भ्रष्टाचारी थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रवृत्ति पुराकाल। रोम साम्राज्य के उद्भव से विकास और पतन की अवधि थी। इनमें इनका जो धार्मिक जीवन में परिवर्तन हुआ, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया गया। दूसरा, 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। इस समय जो सम्राट डायक्लोसियन थे, इन्होंने सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन क्षेत्रों को छोड़ दिया। इन्होंने सोचा कि साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत है और उसकी अच्छे से उस पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है, तो इन्होंने जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्व क्षेत्र नहीं थी उन्हें छोड़ दिया और राज्य को छोटा कर लिया। फिर सीमाओं पर किले बनवाए और प्रांतों का पुनर्गठन किया। इससे सैनिक व असैनिक कार्य को अलग कर दिया इन्होंने। इसके बाद आते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 312 से 337 ईस्वी। इन्होंने क्या किया, जो डायक्लोसियन ने कुछ नए परिवर्तन किए थे उनमें से कुछ परिवर्तनों को रखा और नए परिवर्तन भी किए, जिसमें पहला था मौद्रिक परिवर्तन। इसमें 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, क्योंकि जो चांदी के खदानें थे उनसे चांदियाँ मिलना बंद हो गई थी, इसलिए इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। सॉलिडस कहते थे, इन सिक्कों को सॉलिडस कहते थे। रोम के पतन के बाद भी प्रचलन में रहा, जो ये सोने के सिक्के थे कि कई शताब्दियों तक चली। दूसरा था धार्मिक परिवर्तन। रोमन में धार्मिक विविधतापूर्ण थी। जो रोमन साम्राज्य थी उसमें धार्मिक विविधताएँ थी। बहुदेववादी थे, जिसमें मिनर्वा, मार्स, जूनो, जुपिटर आदि जैसे आदि लोगों के देवालय, मंदिर और मठ बनाया था इन लोगों ने। तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे, इन्होंने क्या किया, यहूदी एक और धर्म था, यहूदी धर्म जो प्रचलित था, ये भी विविधतापूर्ण था, एकवास्म नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म उस समय प्रचलित था, उसको इन्होंने अपना लिया। खुद ईसाई धर्म अपनाया और ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। इसमें कॉन्स्टेंटाइन ने अपनाया और राजकीय धर्म घोषित कर दिया। अब राजकीय धर्म घोषित करने से क्या हुआ, समाज में कठोरता और कट्टरता और ज़्यादा बढ़ गई। इक्कास में एक वर्ड आया था, इसका अर्थ होता है एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा, पर यहाँ पे इसका वर्ड होता है विविधता की कमी। तीसरा था राजधानी परिवर्तन। इन्होंने क्या करी, नई राजधानी बनाई, पूर्वी बाइजेंटाइन, जो बाद में कुस्तुनतुनिया इसका नाम पड़ा। बाइजेंटाइन ये 3 तरफ से नदी से घिरा था। इसका नया नाम इसने अपने नाम पे रखा, कॉन्स्टेंटिनोपल। बाद में ये कुस्तुनतुनिया पड़ा और वर्तमान में इसका नाम इस्तांबुल है, जो तुर्की में स्थित है। अब जब नई राजधानी बनी तो नई सेनेट तैयार की गई, शासक वर्ग का विस्तार हुआ। इसके बाद प्रवृत्ति युग का स्वर्णकाल, जो 312 से 337 ईस्वी का था। इसको स्वर्णकाल क्यों कहते थे, इसका कारण था मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती जनसंख्या। इन दोनों की वजह से आर्थिक विकास हुआ। अब इससे क्या हुआ, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण संपदा में निवेश की वृद्धि हुई, पूर्वी देशों के साथ लंबी दूरी का व्यापार हुआ। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम उसको निवेश कर सकते हैं और व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अब इससे शहरी व ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि हुई। इसके बाद आते हैं सम्राट थियोडोसियस। इन्होंने क्या किया, रोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया, एक पश्चिमी रोम और एक पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम में जनजातियों ने कब्जा कर लिया, जैसे स्पेन में विसिगोथों का राज्य हो गया, फ्रांस गाल में फ्रेंको राज्य का, अफ्रीका में वेंडेलो का राज्य, इटली में लोम्बार्डो का राज्य। और ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में बट गए, जिससे 476 ईस्वी में इसका पतन हो गया, यानी जो पश्चिमी रोम था इसका पतन हो गया। अब बचा पूर्वी रोम। इसमें क्या हुआ, 553 ईस्वी में जस्टिनियन ने पुनः इटली व अफ्रीका को जीत लिया। 7वीं शताब्दी में रोम व ईरान में युद्ध प्रारंभ हो गया और 642 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य का आगमन हुआ। अब जब मुस्लिम साम्राज्य का आगमन हुआ तो इसका सामना ये लोग नहीं कर पाए, जिससे 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। और कुस्तुनतुनिया के पतन को ही पूर्वी रोम का पतन माना जाता है और यहीं से पुनर्जागरण व आधुनिक विश्व का प्रारंभ भी माना जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इस्लाम का विस्तार। इसमें यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर में इस्लाम का जो विस्तार है उसका विस्तार से वर्णन करना है। इसमें अरब प्रदेश से यह शुरू हुआ था। इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 10 साल में पूर्वी रोमन व ससानी पर अरब का कब्जा हो गया। इसका विस्तार स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई। अरब से शुरू होकर सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक तक ये पहुँच गए। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरे नोट्स दिखा देती हूँ। आपको क्या करनी है, ये नोट्स बनाने से पहले बुक ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बिना बुक पढ़े आपको ये सारे पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। आप 1 से 2 बार बुक पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नोट्स से रिलेटेड। PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत हो उनके पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ये चैप्टर ज़्यादा लेंदी है, इसका थोड़ा सा नोट्स लंबा हो गया है। ये जो चैप्टर है ये विश्व इतिहास का चैप्टर है।